बिहार में प्रधानमंत्री मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस की मिलेगी सौगात, प्राचीन शिक्षा की दिखेगी झलक। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की होगी अहम बैठक। कई अहम प्रस्ताव पास कर सकती है सरकार। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक। आज खत्म होगी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। शाम 4 बजे दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट बढ़ा सकती है न्यायिक हिरासत। दिल्ली में जल संकट पर सियासत तेज। आपके खिलाफ आज बीजेपी ने की प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। सिक्किम रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली सफलता। दूसरे दिन 1200 से अधिक पर्यटकों को निकाला गया बाहर। सड़क मार्ग से पहुंचाया जाएगा मंगन शहर। भीषण गर्मी के बीच मानसून पर आईएमडी का बयान। जून में भारत में सामान्य से कम मानसूनी बारिश का अनुमान। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से की भीषण गर्मी को बताया वजह है। खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी उतरेगी। उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। यूपी की 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा के उपचुनाव। लखनऊ से खबर। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी उतरेगी। उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे बीएसपी अध्यक्ष मायावती। यूपी की 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा उपचुनाव। बीएसपी जिला अध्यक्ष सौंपेंगे उम्मीदवारों के नाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी जिला अध्यक्ष उम्मीदवारों के नाम सौंपेंगे और उपचुनाव में बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी जिला अध्यक्ष सौंपेंगे उम्मीदवारों के नाम। और लखनऊ से खबर। यूपी विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी बीएसपी। यूपी की 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा के उपचुनाव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बीएसपी जिला अध्यक्ष सौंपेंगे उम्मीदवारों के नाम। तो यह खबर आपको हम बता दें। यहाँ पर यूपी की 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा के उपचुनाव। लेकिन जानकारी मिल रही है कि बीएसपी इन चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो अहम खबर आपको हम बता दें। जी आ रही। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। हालांकि उस नतीजे के बाद में लगातार बीएसपी की बैठकें जारी हैं, लेकिन अब विधानसभा के जो चुनाव होंगे उपचुनाव, उनमें भी बीएसपी बताया जा रहा है अपने प्रत्याशी उतारेगी। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो बीएसपी के लिए तो अनुकूल रहे नहीं हैं। उनके जितने प्रत्याशी थे हर लोकसभा सीटों के तीसरे नंबर पे रहे। तो अगर उनकी स्थिति को देखेंगे तो उपचुनाव लड़ने का फैसला हालांकि किया, लेकिन एक नई परिपाटी बीएसपी ने शुरू की है। जब 2012 तक इनकी सरकार, 2007 से 12 के बीच में इनकी सरकार थी, तब तो उपचुनाव पे इनके प्रत्याशी उतरते थे। लेकिन 2012 से 17 और भी 17 से जो 22 के बीच में जो भी सरकारें रही या जिन भी लोकसभा या विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए, उसमें बीएसपी ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे।
2022 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू किए। इसके पहले का जो आंकड़े अगर गणित देखेंगी तो बीएसपी उपचुनाव से दूर रहती थी, वहां पे ना अपने प्रत्याशी उतारती थी, ना वहां प्रचार प्रसार करती थी, ना किसी कार्यकर्ता नेताओं को निर्देश रहता था कि कौन कहां जाएगा। उनको एकदम स्वतंत्र आज़ादी दी कि एकदम स्वतंत्र थे कि चाहे जहां मतदान कर सके, जिस प्रत्याशी को देना चाहे उसको करे। लेकिन अब बीएसपी ने परिपाटी शुरू कर दी है कि चाहे जो भी उपचुनाव होंगे, चाहे वो नगर पालिका के होंगे या चाहे नगर अध्यक्ष के होंगे, जो भी चीजें होंगी उसमें अब उपचुनाव में या चाहे जो भी चुनाव उसमें प्रत्याशी उतारने का सिलसिला बीएसपी ने शुरू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है, क्योंकि जितने लोकसभा सांसद हुए हैं उनकी सीटें अब क्योंकि विधानसभा से इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो उस पर उपचुनाव होगा। जैसे ही सभी इस्तीफा 10 विधानसभाओं के जब इस्तीफा आ जाएंगे तो फिर विधानसभा अध्यक्ष पूरी एक लिस्ट जो है पूरा ब्यौरा बना के निर्वाचन आयोग को देते। उसके बाद निर्वाचन आयोग उस पर अधिसूचना जारी करती है, क्योंकि 6 महीने के अंदर जिस दिन से अगर देखा जाए तो इस्तीफा जिन सदस्यों देते हैं उसके 6 महीने के अंदर उस पर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। एक गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग की। तो अब जो है जब इस पे उपचुनाव होंगे तो बीएसपी ने पहले से ही तैयारी कर ली है कि हम इस बार जो है 10 विधानसभा उपचुनाव जो होंगे उसमें हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने अपने जिला अध्यक्षों को इसके लिए कमर कसने के लिए कह दिया है कि वो अपने हिसाब से प्रत्याशियों की लिस्ट भेजे। जो प्रत्याशी अच्छा होगा, जिसमें काबिलियत होगी, उसको हम मैदान में उतारेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर बीएसपी के जो प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं वो भला बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनका खेल कितना बिगाड़ते हैं, क्योंकि फिलहाल बीएसपी उस पोजीशन में नहीं नजर आती कि उसे किसी भी सीट पर जीत मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ती हुई पार्टी या हम कह सकते हैं अपना वोट बैंक जो उसका एक रहा है उसको खोती हुई पार्टी नजर आ रही है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ छोड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहाँ पर बीएसपी उपचुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी, साफ तौर पर ये बात कह दी गई है। और आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इन सीटों पर बीएसपी की ओर से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर हाई स्कूल की पढ़ाई में होगा बदलाव। अगले सत्र से हाई स्कूल की पढ़ाई जाएंगे 10 विषय। एनसीएफ के तहत 10 विषय पढ़ाने का प्रस्ताव, 3 भाषाएं, कला, व्यावसायिक विषय आज की होगी पढ़ाई और विषयों का खाका यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी। हाई स्कूल में 6 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जा रहे हैं। पाठ्याचार में बदलाव के साथ ही ग्रेडिंग सिस्टम लागू किए जाने की बात सामने आ रही है। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर अब नए नियम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाई स्कूल में 6 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जा रहे हैं। लखनऊ से खबर, हाई स्कूल की पढ़ाई में अब बदलाव होगा। तो हाई स्कूल की पढ़ाई में अब होगा बदलाव। अगले सत्र से हाई स्कूल में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और एनसीएफ के तहत 10 विषय पढ़ाने का प्रस्ताव। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर हाई स्कूल के
पढ़ाई में अब बदलाव की बात सामने आई है और एनसीएफ के तहत 10 विषय पढ़ने का प्रस्ताव। संदीप मिश्रा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, 3 भाषाएं, कला, व्यावसायिक विषय और कई अहम चीजें जोड़ी गई हैं। बताया जा रहा है कि अब ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू हो जाएगा, यानी हाई स्कूल की पढ़ाई में काफी कुछ बदलाव होने वाला है। संदीप, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? देखिए, हमें लगता है संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अगले सत्र से हाई स्कूल में 10 विषय पढ़ाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं और अहम जानकारी, एनसीएफ के तहत 10 विषय पढ़ने का प्रस्ताव की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 3 भाषाएं, कला, व्यावसायिक विषय की पढ़ाई होगी। अहम खबर सामने आ रही है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो अगले सत्र से हाई स्कूल में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय। तो अगले सत्र से हाई स्कूल में 10 विषय पढ़ाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और हमारे साथ में एक बार फिर से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, काफी कुछ बदलाव 10वीं की पढ़ाई में होने वाला है। न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जो पैटर्न रहा है 10वीं का वो भी बदलने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब ग्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत हो जाएगी। गरिमा, देखिए जिस तरीके से हाई स्कूल की परीक्षाओं की अगर हम बात करें, जहां पर 6 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते थे, जो अभी तक अनिवार्य होता था, लेकिन अगले सत्र में अब जब शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पे वहां पर एक नई बदलाव की तरफ देखने को मिल रहा है यूपी बोर्ड। क्योंकि जिस तरीके से यूपी बोर्ड में एक बड़े क्रम को लेकर के बदलाव किया, 17 भाषाएं हैं, 17 भाषाओं में से 10 भाषाएं जो है वो पढ़ाई जाएंगी, यानी कि बहुत सी जो भी सब्जेक्ट होंगे वो बदलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शारीरिक शिक्षा और जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, उन सब्जेक्टों को अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब छात्र अपनी चॉइस के अनुसार इन सब्जेक्टों को पढ़ सकता है, उन सब्जेक्टों को ले सकता है। तो यानी कि कुछ जो विषय होंगे वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य होंगे, जैसे कि आपको हिंदी पढ़नी होगी, इसके साथ अंग्रेजी का ज्ञान आपको होना ही चाहिए, गणित आपका अनिवार्य होगा। लेकिन बाकी भाषाओं में बचे जो सब्जेक्ट होंगे उन्हें लेना जो है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं। कला आप लेना चाहते हैं या तो फिर आप जो है शारीरिक शिक्षा का एक जो पाठ्यक्रम है उसको आप लेना चाह रहे हैं, तो जो लेना चाह रहे हैं उसको, उसके साथ ही साथ में एक नया सबसे ज़्यादा बदलाव होगा, वो ग्रेड सिस्टम हो जाएगा। यानी कि अगर आप 90 और से 100 के बीच में अगर आप अंक पा रहे हैं तो आप ए ग्रेड की श्रेणी में आएंगे और आपको ए ग्रेड मिलेगा। 91 और 80 से अगर 90 के बीच में आएंगे तो आपको A2 के श्रेणी में आपको रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ 70 से 80 के बीच में अगर आप आएंगे तो वहां पर आपको जो है बी की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये एक नया अपग्रेड होगा और इस अपग्रेड के तहत जो है छात्रों को पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके चॉइस के हिसाब से उनके सब्जेक्ट मिल रहे हैं, उन बच्चों को विषय मिल रहे हैं, तो यानी कि जिस बच्चे की रुचि ज़्यादा होगी वो बच्चा उस अध्याय को पढ़ सकता है। तो यानी कि साफ होगा कि अगर बच्चों का मन है गणित पढ़ने का तो वो गणित पढ़ेंगे। इसके साथ अगर बच्चों का खेलकूद में मन लगता है तो शारीरिक शिक्षा जैसा जो सब्जेक्ट उनके पास में है वो ले सकते हैं, उसमें अपनी रुचि दिखा सकते हैं। तो गरिमा बहुत बेहतर होगा आने वाले सत्र के लिए, जिस तरीके से इस बार के नए पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संदीप, ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है इसको लेकर पहले भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। बड़ी बात यह है कि क्या इस ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर कोई विरोध तो नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम की बात जब पहले भी आई थी तब छात्रों की ओर से कहा गया था कि कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ में अन्याय होगा। संदीप, मिल रही है आवाज आपको?
देखिए संदीप तक आवाज नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर एनसीएफ के तहत 10 विषय पढ़ने का प्रस्ताव की बात सामने आ रही है और पाठाचार्य में बदलाव के साथ ही ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किए जाने की बात भी लगातार कही जा रही है। तो अब 10वीं की पढ़ाई और पैटर्न में बदलाव होने वाला है। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर। अकबरनगर में ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा। ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाने की कार्रवाई जारी है और अवैध बने 1169 आवास 101 कमर्शियल निर्माणों को ध्वस्त किए जाने की बात सामने आई है। देर रात धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया। दिसंबर 2023 से शुरू था अतिक्रमण हटाने का अभियान। 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। सर्वे में नदी की जमीन पर मिला था अवैध निर्माण, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और नदी पर जो अवैध निर्माण की जानकारी मिली थी, बताया जा रहा है कि उस सबको जमींदोज किया गया है। तो संदीप तक आवाज नहीं मिल पा रही है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर अकबर नगर में ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा किए जाने की बात सामने आई है और ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाने की कार्रवाई जारी। तो ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाने की कार्रवाई जारी है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, अवैध बने 1169 आवास 101 कमर्शियल बिल्डिंग्स, इन सभी पर एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। चौबीस 24.5 एकड़ जमीन पर एक्शन के बाद बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको फतेहपुर से बताते हैं। फतेहपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फतेहपुर से अहम खबर आपको हम बताते हैं। तो इसी बीच एक अहम खबर फतेहपुर से, जहां समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र लगाने गया था पीड़ित। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुजुर्ग की मौत से खागा थाना क्षेत्र के लोग नाराज थे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। फतेहपुर से जानकारी, अधिकारी के फटकार ने ली बुजुर्ग की जान। अफसरशाही की वजह से बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अफसरशाही की वजह से बुजुर्ग ने की आत्महत्या। और समाधान दिवस पर एसडीएम ने बुजुर्ग को फटकारा था, जिसके बाद बुजुर्ग ने ये कदम उठाया है। थाना कौन सा लगता है? खागा। क्या घटना हुई है? पिताजी फांसी लगा लिए सर। किस कारण लगा ली है? ये ज़मीन नहीं नाप के दिए सर। 15 तारीख को गए थे, एसडीएम साहब ने इनको वहाँ से धमका के भगा दिया था और कहा था जाके जो करना हो कर लो। अच्छा, एसडीएम कौन है? एसडीएम सर मेरा नाम नहीं मालूम? नाम नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर कि यहाँ पे डीएम साहब आई हैं और इन जो चकबंदी अधिकारी हैं वो आए, तब यहाँ से ये लाश जाएगी सर। अच्छा, तो अभी आप दाह संस्कार नहीं होने देंगे हम सर। अच्छा, जब तक नहीं होने देंगे, जब तक ये लोग आएंगे नहीं, जिन्होंने गलत किया है इसका सही मैसेज निकालें और इनको जो उन्होंने गलत किया है इनको सस्पेंड किया जाए नौकरी से।
तो फतेहपुर से खबर, जहां अधिकारी के फटकार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। और सुशील शुक्ला हमारे साथ में इसी खबर पर फतेहपुर से जुड़ चुके हैं। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, एक अधिकारी ने बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग को फटकार लगाई थी, जिसके बाद बुजुर्ग की ओर से ये अहम कदम उठाया गया। फिलहाल पूरे मामले में क्या जानकारी है? जी, ये मक्खन सिंह हैं, यहीं खागा कोतवाली के निवासी हैं और इन्होंने अपनी निजी भूमि में गौशाला बना रखा था और उसी गौशाला में ही रहते थे, देख रेख करते थे। लेकिन चकबंदी में इनकी जमीन दूसरी जगह उठ के जा रही थी। क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत कर रखी थी, वहां गौशाला तैयार कर लिया था, बाउंड्री करवा रहे थे, तो उस पर बाउंड्री होने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं आपकी जमीन जो है दूसरी जगह चली गई चकबंदी के कारण। इसी बात को लेकर के लंबे समय से तहसील आ रहे थे, जा रहे थे और समाधान दिवस के दिन इन्होंने एसडीएम से भी इस बात की जो है निवेदन रखा था कि हमारा जो है ये निजी भूमि हमारी है, इसको यहीं रहने दीजिए, स्थायी रहने दीजिए, इसको चकबंदी में हटाइए नहीं। लेकिन उस पर एसडीएम ने तमाम जो है इनको बेइज्जत कर दिया था, जिससे आहत होकर इन्होंने आज जो है आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन लोगों में ये भी चर्चा है कि आत्महत्या नहीं, हत्या भी हो सकती है, जिस तरीके से उनका शव लटका मिला है। जी बिल्कुल। परिजन फिलहाल क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि हमने सुना कि परिजन कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जब तक अधिकारी पर सख्त एक्शन नहीं होता तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। जी, परिजनों का और ग्रामीणों का यही कहना है कि जब तक उच्च अधिकारी, जिला अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी नहीं आते हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड नहीं करते हैं, तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। और जो ये हमारी समस्या है, इससे भी हमें निजात चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो फटकार से परेशान पीड़ित बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है। फतेहपुर से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको बिहार के नालंदा लेकर चलते हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। पहले इसे राजगृह के नाम से, राजगृह अभी हम लोग कहते हैं, लेकिन कहा जाता था राजगृह और उसी के नाम से जाना जाता था। फिर राजधानी को ये जो पटना है, पाटलिपुत्र, वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया था। और राजगीर 5 प्रमुख धर्मों का यहां पर संगम स्थल है। एक बात भी जान लीजिए, राजगीर में 5 धर्मों का है अर्थ है। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध एवं वेणुपन में रहा करते थे और गिरधकूट पर्वत पर उपदेश किया करते थे। यहाँ पर भी सब अच्छा, और हम लोग उसका रास्ता सब बनवा दिए हैं। अब लोगों को जाने आने में सुविधा होती है, हम सब करवा दिए हैं। जब 9 के बाद हम सब देख दाख करके, पहले तो बराबर बचपन में देखते ही थे, लेकिन जब सरकार हम लोगों की थी तो उसी समय हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया ताकि उसमें भी और सुविधा हो गई। और जैन धर्म के भगवान महावीर का भी सीधा संबंध है और यहाँ पर कई जैन मंदिर अवस्थित हैं। जब कोई होता है सबसे ज्यादा उन्हीं का है, और जब कोई काम पड़ता है तो उन्हीं से लेकर के लोगों को वहां पर रखवाया जाता है। और इसके बाद सिख धर्म के गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे और यहाँ शीतल कुंड गुरुद्वारा बनाया गया। जब आप जानते ही हैं, हम ही ने उन से अनुरोध किया कि अरे भाई यहाँ पर वो रहे थे तो एक बनाइए, तो लोग स्वीकार कर लिया और देखिए कितना बढ़िया बना लिया है। वो लोग भी आ करके यहीं पर कितना अच्छा बना दिया, सब कुछ किया। और मुस्लिम धर्म के महान सुभी संत मखदूम साहब को राजगीर में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं राजगीर में, यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वो चले गए बिहार शरीफ जाने वाले जगह में, सब कुछ है। तो एक एक तरह का काम। और हिंदू धर्म का जहां तक सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हिंदू धर्म का है। मलमास मेला का आयोजन हर तीसरे वर्ष किया जाता है। और जब ये तीसरे वर्ष किया जाता है तो लोग मानते हैं कि मलमास के दौरान 33 करोड़ हिंदू देवी देवता सब यहीं रहते हैं। ये एकदम मान्यता है कि सब लोग यहीं पर रहते हैं। अरे कोई देख थोड़ी सकता है उनको, लेकिन ये मानता है। और कितनी बड़ी भीड़ होती है। और आप जानते ही हैं 2023 में हम लोग तो लगातार कह रहे थे, और 2023 में इस बार पिछली बार और ज्यादा कोशिश किए, तो आप जानते हैं 3 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर आए थे। ये जो है मलमास मेला का आयोजन, तो एक एक तरह से काम किया गया है। यहाँ गर्म पानी के कुंड हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं।
पहाड़ों पर भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन से जुड़े स्थानों के लिए रास्ते। नीतीश कुमार को जिनकी ओर से हम बातें कही गई। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। संभल से खबर का रुख करते हैं। संभल में एसपी की बड़ी कार्रवाई, जिले के 39 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। पुलिसकर्मियों में गुन्नौर थाना प्रभारी भी शामिल। एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने की बात सामने आई है। पुलिसकर्मियों में गुन्नौर थाना प्रभारी भी शामिल है। बड़ी खबर आपको हम बता दें और जिले के 39 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। और अगली खबर गाजियाबाद से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी गाजियाबाद से सामने आ रही है, तो गाजियाबाद से खबर का रुख कर लेते हैं। जेल के बंदी की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। गाजियाबाद से खबर, जेल के बंदी की सरकारी अस्पताल में मौत। काफी समय से चल रहा था बीमार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो जेल के बंदी की मौत की बात सामने आई है। काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। उल्टी और वॉमिटिंग की शिकायत के चलते अस्पताल में बंदी को भर्ती कराया गया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काफी समय से चल रहा था बीमार। दो 2022 से डासना जेल में बंद था मृतक बंदी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मृतक संपूर्णानंद उर्फ काले पर थे कई मुकदमे दर्ज। तो कई मुकदमे दर्ज थे मृतक पर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां पर काफी समय से बीमार चल रहा था बंदी और सरकारी अस्पताल में मौत की बात सामने आई है। काफी समय से बीमार चल रहा था बंदी। आम खबर आपको हम बता दें। उल्टी और वोमिटिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2022 से डासना जेल में बंद था मृतक बंदी। गाजियाबाद से खबर, जेल के बंदी के सरकारी अस्पताल में मौत। काफी समय से बीमार चल रहे थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मृतक संपूर्णानंद उर्फ काले पर कई मुकदमे दर्ज थे। काफी समय से चल रहा था बीमार। उल्टी और वॉमिटिंग की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती थे। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। अमरोहा से अहम खबर सामने आ रही है। अमरोहा से आपको खबर बता दें इस वक्त क्या अहम खबर। अमरोहा में 2 ट्रैक्टरबाज
स्टंट बाजी करते हुए नजर आए। चंद पैसों के लिए जान को दांव पर लगाया। ट्रैक्टर चालकों का जानलेवा स्टंट का अब वीडियो भी सामने आ रहा है। तो अन्य जिलों में लोगों की मौत भी हुई है इस तरीके की स्टंट आबाजी से, और चंद पैसों के लिए जान को दांव पर लगाया। यानी कि ऐसी स्टंटबाजी के लिए शर्त लगाई जाती है और इस चक्कर में जान को दांव में लगाकर ये स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है। हसनपुर कोतवाली का ये मामला, अमरोहा में 2 ट्रैक्टरबाज स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। शीरब इसी खबर पर जुड़े हुए हैं शीरब चौधरी। शीरब, फिलहाल देखा जाए तो यह स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सामने आ रहा है, क्या इसका प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया गया, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुद्रपुर का बताया जा रहा है, जहां पर 2 ट्रैक्टरबाज जो है वो स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि चंद पैसों की शर्त लगाकर अपनी अपनी जान को जोखिम में डालकर दांव लगा रहे हैं। और ये ट्रैक्टर चालकों का जानलेवा स्टंट जो है, जो ये वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, इस पे अभी जो है प्रशासन ने कोई जो है कदम नहीं उठाया है, अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि इससे पीछे भी जो है वो स्टंट की वीडियो वायरल होती रहती है और कार्रवाई भी होती है। लेकिन कार्रवाई होने के बाद में भी अमरोहा जनपद के जो है युवा वो स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें जो है कार्रवाई करने के बाद में अगर कड़ी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई अगर की जाएगी तो शायद इस पे जो है असर पड़ेगा। हालांकि जो ये पूरा मामला रुद्रपुर का बताया जा रहा है, इसमें जो 2 ट्रैक्टरबाज हैं वो जैसे शर्त लगाकर ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, इसमें अगर अनहोनी हो जाए तो कई लोगों की जान भी जाने का पूरा अंदेशा है। ऐसी स्थिति पर जो है प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो है स्टंटबाजी ये करते हुए अभी इन ट्रैक्टरबाजों पे और स्टंटबाजों पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जी शुक्रिया शीरब इस जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए जिसको एक कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती है, यानी कि कोई ठोस और कड़ी कार्रवाई नहीं होती। और शायद यही वजह है कि लगातार जो स्टंटबाज हैं वो स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं, चंद पैसों के लालच में इस तरीके का जानलेवा खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अमरोहा की ये तस्वीर, अब देखना ये होगा, ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो का कब संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कोड ये तो ओल्ड मॉडल है, 2000 मॉडल से ऊपर होएगा। ये लगेगा 85 टक्कर हटवाने से 85 में 855 में आ गया। और इसी बीच अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। चुनावी विभागीय कामकाज में लापरवाही पर शासन का फैसला सामने आया है। डीएम और कमिश्नर की संस्तुति पर कार्रवाई। औरैया में तैनात पीडब्ल्यूडी एक्सीएन निलंबित किए जाएंगे, यानी कि सख्त रुख और कार्रवाई। औरैया में तैनात पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन अब निलंबित होंगे, यानी कि कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। तो विभागीय चुनावी कामकाज में लापरवाही इनके द्वारा बरती गई और इसको लेकर अब शासन की सख्ती नजर आ रही है, यानी कि निलंबन की कार्रवाई होगी। लखनऊ से अहम खबर।
विभागीय कामकाज में भी लापरवाही बरती गई। डीएम और कमिश्नर की संस्तुति पर यह कार्रवाई होगी। एक्सीएन को निलंबित किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं संवाददाता लखनऊ से। संदीप, क्या अपडेट है इस मामले में, कब तक ये कार्रवाई होगी? देखिए, ये औरैया में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास के निर्माण का होना था और उसको लेकर के मार्च 2021 में स्वीकृति जो है दी गई थी, शासन ने इसको दे दिया था। लेकिन अप्रैल 2023 में एक्सीएन अभिषेक यादव को यह 6 माह में कार्य पूरा करने का आदेश जो है वो दिया गया था, लेकिन किसी भी तरीके से काम को पूरा नहीं कर सके। जब मौके पर मुआयना किया गया और मौके पर जब अधिकारी यहाँ पे पहुंचते हैं काम देखने के लिए, तो पूरी तरीके से कार्य जो है वो ठप पाते हैं, जिसको लेकर के नाराजगी व्यक्त होती है, क्योंकि जिलाधिकारी और कमिश्नर की जो संस्तुति होती है वो भी कार्रवाई की तरफ दे दी जाती है। हालांकि शासन स्तर पर अब इसकी कार्रवाई होनी है और उसको लेकर के बहुत जल्द जो है इनको निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी काला चिट्ठा इनका जो है, जो भी काम में लापरवाही थी, चाहे चुनाव की लापरवाही हो या विभागीय कामकाज में लापरवाही हो, इन सभी लापरवाही को लेकर के पूरी तरीके से इनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द इन्हें जो है यहाँ सस्पेंड करने की तैयारी होगी। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आवास निर्माण का ये पूरा मामला, जहां पर एक समय सीमा दी गई थी कि 6 माह में इस काम को पूरा किया जाए, लेकिन ये फिलहाल काम पूरा नहीं हुआ तय समय पर, और इसी वजह से एक बड़ी लापरवाही चुनाव के दौरान भी देखने को मिली। और अब निलंबन की कार्रवाई, यानी कि जो इस मामले में है पूरी जांच पड़ताल और रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जल्द ही निलंबन की कार्रवाई एक्सीएन के खिलाफ की जाएगी। तो विभागीय कामकाज में लापरवाही बरती गई। डीएम और कमिश्नर की संस्तुति पर यह कार्रवाई होगी। एक्सीएन जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी आवास निर्माण की, फिलहाल इनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होगी। निलंबन की कार्रवाई, औरैया में तैनात पीडब्ल्यूडी एक्सीएन निलंबित किए जाएंगे और यह जिम्मेदारी, यानी कि इस जगह किसकी नियुक्ति और कौन सा नाम सामने आएगा ये भी देखना होगा। सोनभद्र से अहम खबर। सोनभद्र से आपको खबर बता दें, कुएं में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप, संदिग्ध परिस्थितियों में शव कुएं में मिला और 2 दिन पहले घर से गायब हुई थी ये किशोरी। 2 दिन से परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। घटना की सूचना परिजनों ने भवनी थाने में दी और भवनी थाने क्षेत्र के चपकी गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर किशोरी का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, कुएं में पाया गया। हालांकि इस मामले की प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो 2 दिन से लगातार जो परिजन हैं वो तलाश कर रहे थे। और इसी बीच अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। यूपी सरकार की नई पहल। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, शहरी आबादी के हिसाब से अब दायरा तय होगा। प्रस्तावित जो मास्टर प्लान है, क्षेत्रफल के आधार पर परीक्षण किया जाएगा और शहर के करीब कॉलोनी के लिए नए क्षेत्र अब चिन्हित किए जाएंगे।
तो बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान को धरातल पर उतारा जाएगा। नई कॉलोनियों के प्राधिकरणों की जमीन का रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए जमीन नहीं है और बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है। तो यूपी सरकार की ये नई पहल नजर आ रही है। नया प्लान शहरी आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा अब दायरा, और प्रस्तावित मास्टर प्लान में क्षेत्रफल का जो परीक्षण है वो होगा। शहर के करीब कॉलोनियों के लिए अब क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा। तो 2031 की आबादी के हिसाब से ये प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 2031 तक जाहिर सी बात है आबादी में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, ये नया प्लान सरकार का सामने आ रहा है। अब इस प्लान के हिसाब से जो कॉलोनियां होंगी, आबादी के हिसाब से अब कॉलोनियों को चिन्हित किया जाएगा और एक विस्तार देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सरकार का ये मेगा प्लान इसे कहा जा सकता है। 2031 तक इसे धरातल में उतारने की तैयारी और इसी लिहाज से ये प्लान तैयार किया गया है। नई कॉलोनियों को चिन्हित किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए जमीन नहीं है और बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा थाना क्षेत्र के खामेनिया निवासी के घर में बीते दिन खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक हो गया और आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, बावजूद इसके मौके पर नहीं पहुंची। और इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता दें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर है लखनऊ से। तो यूपी में राहुल गांधी जातीय समीकरण को देंगे धार। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश, जातीय जनगणना संविधान रक्षा के मुद्दे को देंगे धार। तो लोकसभा चुनाव में मिली जीत से पार्टी बेहद उत्साहित है। जिस तरीके से खासतौर पर यूपी में एक अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, विपक्षी अलायंस का, और यहां पर पदयात्रा के दौरान पिछड़ों और दलितों का मुद्दा भी उठाया गया। जातिगत को आधार बनाने की एक कवायद कहा जा सकता है कांग्रेस की। राहुल गांधी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की और यूपी में कांग्रेस को नए सिरे से अब राहुल गांधी संभालेंगे। तो यूपी में राहुल गांधी जातीय समीकरण को धार देने की तैयारी कर रहे हैं और जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो लगातार विपक्ष उठाता भी रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से ये उत्साहित और इसी के साथ इन तमाम अहम बिंदुओं को लेकर पदयात्रा के दौरान पिछड़ों दलितों का भी मुद्दा उठाया गया था। क्षेत्रवाद सम्मेलन, संविधान रक्षा संकल्प, बिहार के नालंदा का रुख करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। साथियों, हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो। भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले
क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईएम्स थे। आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है। भारत की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डीकन और वलुंगोंग जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही है। इन सारे प्रयासों से भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान उपलब्ध हो रहे हैं। इससे हमारे मध्यम वर्ग की भी बचत भी हो रही है। साथियों, आज विदेशों में हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के कैंपस खुल रहे हैं। इसी साल अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुला है। तंजानिया में भी आईआईटी मद्रास का कैंपस शुरू हो चुका है। और ग्लोबल होते भारतीय शिक्षा संस्थानों की तो ये शुरुआत है। अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को भी दुनिया के कोने कोने में जाना है। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। आप भारत और पूरे विश्व का भविष्य है। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मुहर दिखनी चाहिए।
आपका जो लोगो है उसका संदेश हमेशा याद रखिएगा। आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं ना, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य आपके लोगों का आधार है। आप अपने शिक्षकों से सीख। तो बिहार के नालंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन किया और इस बीच उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 2047 तक जो विकसित भारत संकल्प का लक्ष्य है, क्योंकि जहां पर शिक्षा का विकास होता है वहीं पर अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। ये तमाम अहम बातों का जिक्र किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।